मान लो उसकी बैक में पेन है, आप उसको ऐसे कीजिए ऊपर 1 2 3 4। साथी नमस्कार, मैं हूं कार्तिक भार्गव। आप देख रहे हैं सादस्तक न्यूज और यहां पर मैं हूं अभी योग डिपार्टमेंट में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। बहुत ही सुखद माहौल यहां पर एहसास होता है। 6 दिवसीय यहां पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं यहीं के योग प्रशिक्षक, वो बताएंगे किस तरीके से सर यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले जो शुभम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नेटवर्क है सागर दस्तक न्यूज़ नेटवर्क, वो 1 लाख की संख्या पार कर चुका है और आप निरंतर गूगल जो सर्च इंजन है उस पर लगातार सब्सक्राइब किए जा रहे हैं और आपका जो चैनल है वो दिनों दिन प्रगति कर रहा है। इस 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में हमने जो 12 तारीख को प्रारंभ किया था, उसमें विभिन्न गतिविधियां हुई। जैसे पहले दिन प्रोफेसर राजीव चौधरी जी आए थे रायपुर से। उन्होंने हस्त मुद्राओं के माध्यम से योग चिकित्सा की बात करी थी और साथ ही सहज योग ध्यान पद्धति पर एक प्रैक्टिकल सेशन चलाया था। फिर नेक्स्ट उसमें जो कार्यशाला रही, उसमें डॉक्टर उपेंद्र बाबू खत्री सांची विश्वविद्यालय से आए। उन्होंने उपनिषदीय ध्यान पद्धति और ओमकार साधना पर अपना व्याख्यान और प्रायोगिक सत्र चलाया था। फिर इसके पश्चात नई दिल्ली से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए। उन्होंने पंचकर्म आयुर्वेद पर एक प्रायोगिक सत्र और 2 सैद्धांतिक सत्र चलाए, जिसमें उन्होंने पंचकर्म की विधियों से जो प्रतिभागी हैं उनको अवगत कराया। फिर इसके बाद हमारे बीच में अब डॉक्टर सचिन पवार जी गाजियाबाद से उपस्थित हैं और डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी जो हरिद्वार से आए हैं। ये दोनों महानुभाव जो हैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा और कपिंग थेरेपी, इस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। डॉक्टर सचिन पवार और डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी जो हैं वे योग मनोचिकित्सा पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और प्रायोगिक सत्र चलाएंगे। अभी योग निद्रा का एक सत्र डॉक्टर सचिन पवार ने आयोजित किया था और उसके साथ साथ उन्होंने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की जो पद्धतियां हैं उसका प्रायोगिक पक्ष संचालित किया था। कल हमारे बीच में रहे थे डॉक्टर ब्रजेश कश्यप, जो कानपुर में मनोहर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी जो है प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में जो पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है और उससे संदर्भित हम कैसे अपने शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं, और फिर मिट्टी के माध्यम से यानी कि मृदा के माध्यम से सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, कलर थेरेपी, तो इन पर अपने व्याख्यान और अपना प्रायोगिक सत्र चलाया था। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि योग, ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, इस विषय पर जो ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका जो वित्तीय सहयोग हमको वित्तीय पोषण प्राप्त हुआ था इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस बेंगलोर नई दिल्ली के माध्यम से। इन्होंने हमारे विभाग ने लगभग जो रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर 360 के करीब हमारे रजिस्ट्रेशन हुए। प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर और साथ ही गूगल मीट पर लाइव चल रहा है और फिजिकल हमारे महर्षि पतंजलि भवन योग डिपार्टमेंट में चल रहा है। सर, ये बड़ी दुविधा रहती है कि योग से जो भी आसन है, प्राणायाम है, ये सब कुछ पहुंच जाता है और योग दिवस ही मनाया जाता है, लेकिन जो थेरेपीज वगैरह होती हैं, ये एक्यूपंक्चर जो है, एक्यूप्रेशर है, इस तक जनता तक लाभ कैसे पहुंचे सर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का जो मूल रूप से उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी का है वह यही है कि योग पहले तो जनमानस के जीवन में उतरे। इसके बाद जब एक बार व्यक्ति किसी चीज़ को, विद्या को सीख लेगा, इसके बारे में, इसके गुणों को समझ लेगा, तब उसका और इंटरेस्ट जागृत होगा। तो तब पता चलेगा उसको कि योग एक चिकित्सा का माध्यम बन सकता है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा आती है। आयुर्वेद तो अपने आप में पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, वो वैकल्पिक नहीं है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, कपिंग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ये सब भारतीय पद्धतियां हैं प्राचीन काल से, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम तो अभी आज से 500-700 साल पुराना है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक रासायनिक केमिकल्स को फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करके मेडिसिन्स बनाई गई। उसके पूर्व तो जड़ी बूटी और विभिन्न जो पत्ते हैं, छालें हैं हमारे वृक्षों की, उनके गुणों के आधार पर और रोग के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में अनुभूत किया और उसको समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, और वो आयुर्वेद के रूप में और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में प्रसिद्ध रही। हाँ, यह बात जरूर है कि ये प्रचलित नहीं थी, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता था। इसकी वजह यह है कि एक गैप मनुष्य का समाज के साथ बढ़ता जा रहा है। मोबाइल के माध्यम से जब वो अपनी दैनिक
क्रियाकलापों में समाज से न जुड़ करके वो केवल अपने आप को मोबाइल तक सीमित कर रहा है। मोबाइल में उसने अपना केवल बिजनेस से संबंधित काम देखना है, उसने अपने पेशे से संबंधित काम देखना है। मोबाइल में भी गूगल पर बहुत सारी चीज़ें हैं, 80% तो करीब करीब सही डेटा वहाँ पर उपलब्ध है, 20% फेक भी है, ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों में वो जागरूकता नहीं थी। तो ऐसे जो आयोजन, ये 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, योग शिक्षा विभाग भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय स्तर पर योग विभाग है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी लेवल का डिपार्टमेंट है, लेकिन सागर के लोग ही नहीं जानते। तो हम लोग जब भी ये बात करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, सबसे पहले इस बात को फोकस करते हैं कि आप उस गौरवशाली परंपरा से जुड़े हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन है। तो इसी तारतम्य में जो हमारी पद्धतियाँ हैं, जो विलुप्त हैं या जो कहीं खोई हुई हैं, उन तक समाज को कैसे पहुंचाया जाए। अब ये आयोजन हमने किए, 360 लोग हमारे जुड़े, उन्होंने जाना होगा कि क्या होता है। इन 360 से वो 3060 पे पहुंचेगी ये जानकारी। दूसरा, आप जैसे जो ये जागरूक चैनल वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके माध्यम से जो न्यूज़ सर्कुलेट होती है, वो समाज में ये खबर, ये संदेश पहुंचाती है कि ये अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनको पूरक चिकित्सा पद्धति या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य या साधक या व्यक्ति अपना मर्म का इलाज करके रोग मुक्त हो सकता है। एक बात और निकल कर सामने आती है कि जो PhD भी कर लेते हैं योग में, परंतु 80% लोग ऐसे हैं कि वो आज भी बेरोजगार या फिर कम उनको मुनाफा मिलता है। तो ये क्या वजह है इसकी? देखिए, सरकारी स्तर पर जो नियुक्ति की बात है, तो हम इस बात को अच्छे तरीके से स्वीकार कर लें कि आगे के समय में पद नए सृजित नहीं होने वाले। जितने पद हैं, मूल कैडर जो समाप्त होता जा रहा है, उसके बाद केवल उतना ही इनटेक गवर्नमेंट ले रही है जितना उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है चीज़ों को संचालित करने के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए वे गेस्ट फैकल्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो ये अब व्यक्ति के ऊपर है कि वो जिस फील्ड में उतर रहा है, उस फील्ड में महारत हासिल करके अपने स्वयं का कुछ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हुए कोई ऐसी तकनीकों को अपने जीवन में लेकर आए, जैसे वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों को योग चिकित्सा के साथ जोड़कर स्वयं अपने आप में एक अच्छा ट्रेनर बन जाए, क्योंकि समाज में आज भी अच्छे ट्रेनर्स की बहुत आवश्यकता है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंग्लिश पर कमांड थोड़ा सा आवश्यक है। सागर जैसे क्षेत्र में, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में तो आप हिंदी में काम चला सकते हैं, लेकिन आप यदि सागर से बाहर निकलना चाहते हैं और इस फील्ड में करना चाहते हैं, तो 1-1 घंटे के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। 5,000 तो बहुत छोटी सी बात है बड़े शहरों में, 8 और 10 हज़ार तक आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर वो फीस पे करने को तैयार है पब्लिक। तो अब वे आपकी तरह हिंदी भाषी नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश को इन्वॉल्व करते हुए अपने आप को लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। तो आप निश्चित रूप से इस फील्ड में अपने स्वयं का एक अच्छा सेंटर इस्टेब्लिश करके आप एक अच्छे सफल वृत्तिकर्ता या वृत्तक बन सकते हैं। धन्यवाद।